हेलो गाइस, आज से हम शुरू करेंगे फ्रांसिस बेकन, जो कि 80 ग्रेड के एक एसेइस्ट हैं। इनकी कुछ बायोग्राफीज़ को हम देखेंगे और इनके ऊपर जो बने गए क्वेश्चंस हैं, एग्जामिनेशंस में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। तो फ्रेंड्स, फ्रांसिस बेकन जो कि एक एसेइस्ट है, जिनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1561। इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1561 और इनका बर्थ प्लेस रहा है द स्ट्रैंड, लंदन, इंग्लैंड। कहाँ रहा है? द स्ट्रैंड, लंदन, इंग्लैंड। और इनका जो डेथ हुआ था, वो डेथ इनका हुआ था 9 अप्रैल 1626 एंड आल्सो नोन एज लॉर्ड वेरुलम। इनको लॉर्ड वेरुलम नाम से भी जाना जाता है। यह एक फिलोसोफर थे और स्टेटमैन थे। यह एक फिलोसोफर और स्टेट्समैन थे और ये हाईगेट और मिडल सेक्स में थे। गैस, इनके फादर का नाम था सर निकोलस बेकन। इनके फादर का नाम सर निकोलस बेकन था और इनकी मदर का नाम लेडी एन बेकन। इनकी मदर का नाम क्या था? लेडी एन बेकन। और इनके फादर का नाम सर निकोलस बेकन। और इनका जो एजुकेशन हुआ था, वो हुआ था ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज। इनका जो एजुकेशन हुआ था, वो हुआ था ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज। और इनके नोटेबल वर्क कौन कौन से हैं? तो पहला वर्क है इनका नोवम ऑर्गेनम। जो नोटेबल वर्क है इनका, जो मेन वर्क है, वो है इनका नोवम ऑर्गेनम। और इनको मतलब स्कूल, मतलब इनको ये बोला जाता है कि ये किससे बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे एम्पेरिसिज्म से। किससे बिलोंग करते थे? एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म क्या होता है? द नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। द नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। वह नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस पे डिपेंड हो। एक्सपीरियंस से हम जो गेन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एम्पेरिसिज्म। इनका जो ऑफ स्टडी है, ऑफ ट्रूथ है, इनका जितना भी ऐसे है, आपको पता होगा कि वो एक्सपीरियंस बेस्ड बातें करते हैं। उसमें सारी की सारी जितनी भी बातें कही जाती हैं, वो या तो डेली लाइफ से सीखी गई बातें होती हैं इनकी, या तो फिर किसी बुक के द्वारा एक्सपीरियंस की गई होती हैं। इनकी जो नॉलेज होती हैं, जो एसेज में जो ये अपना एलिमेंट्स डालते हैं, वो एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। इस वजह से इनको एम्पेरिसिज्म या फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म या स्कूल ऑफ एम्पेरिसिज्म बोला जाता है। तो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं हम। ही कॉल्ड फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म। इनको क्या बोला जाता है? ये हैं एम्पेरिसिज्म के फादर हैं। और ये लॉर्ड हाई चांसलर भी रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? लॉर्ड हाई चांसलर। लॉर्ड हाई चांसलर जो कि एक बड़ा पद भी होता है। और नेक्स्ट है गाइस कि दीज थ्री बिलोंग्स टू एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म के जो फादर है वो तो फ्रांसिस बेकन है, लेकिन एम्पेरिसिज्म से बिलोंग कौन कौन करते हैं? तो बिलोंग करने वाले हैं आपके इनके बेकन जो सर हैं, इनके साथ साथ ये तो फादर हो गए एम्पेरिसिज्म के, और इनके साथ साथ जॉन लार्के और डेविड हम जो हैं, डेविड हम, ये भी एम्पेरिसिज्म से बिलोंग करते हैं। एम्पेरिसिज्म से ये भी बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट है गाइस, इंस्पायर्ड बाय। जो फ्रांसिस बेकन है वो इंस्पायर किससे हुए थे? अरे सॉरी गाइस, एक तो क्वेश्चन छूट गया हमारा। बेकन इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। अब ये बताइए, बेकन सर जो हैं उनको बोला जाता है कि मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो एक बेकन सर जो हैं वो एक राइटर भी थे, वो फिलोसोफर भी थे। वो बेकन सर जो है राइटर थे, फिलोसोफर थे, लॉयर थे, स्टेट्समैन थे, साइंटिस्ट थे और एसेइस्ट भी थे। इनके अंदर
राइटर के भी गुण थे, ये राइटिंग भी करते थे, फिलोसोफर भी, दार्शनिक भी थे, लॉयर भी थे, स्टेट्समैन थे, साइंटिस्ट थे, एसेइस्ट थे। और आपको एलटी में जो पढ़ना है इनको ये एज अ एसेइस्ट के रूप में इनको पढ़ना है। और ये इंस्पायर किससे हुए थे? जो फ्रांसिस बेकन सर हैं, ये इंस्पायर किससे हुए थे? माइकल डे मोंटेगने, माइकल डे मोंटेगने, इनसे इंस्पिरेशन लेकर के इन्होंने अपना एसे लिखना प्रारंभ किया था। और जो ईसाई जो ये हैं आपके माइकल डे मोंटेगने, ये एक फिलोसोफर थे। क्या थे क्या थे फ्रेंड्स? ये जो हमारे माइकल डे मोंटेगने थे, ये क्या थे? एक फिलोसोफर थे। और इनको क्या बोला जाता है? एक और नाम से जाना जाता है इनको, फादर ऑफ एसेज। ये फ्रेंच के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रेंच थे, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एसेज बोला जाता है। और गाइज ये बताइए कि फादर ऑफ एसेज तो इनको बोला जाता है, और इंग्लिश एसेज के फादर किसको बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ये किसको बोला जाता है? ये बेकन सर को बोला जाता है। यानी जो इंग्लिश के जो एसेज थे, फादर ऑफ एसे थे, वो बेकन सर थे। और जो फादर ऑफ एसे थे, ओनली एसे, नॉट अ इंग्लिश एसे। तो जो जब पूछेगा आपसे कि फादर ऑफ एसे कौन है, तो आप माइकल डे मोंटेगने को लगाएंगे। और जब आपसे पूछेगा कि इंग्लिश के फादर कौन है, इंग्लिश एसेज के फादर कौन है, तो आप बेकन सर को लगाएंगे। और जब आपसे ये पूछता है कि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज, तो आप किसको लगाएंगे? चार्ल्स लैम्ब को लगाएंगे। किसको लगाएंगे फ्रेंड्स? चार्ल्स लैम्ब को लगाएंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है यंग लॉर्ड कीपर। अब ये बताइए, यंग लॉर्ड कीपर, ये इनको कौन बोला था? क्वीन एलिजाबेथ। कौन बोला था? क्वीन एलिजाबेथ बोली थी। और इनको नाइटहुड भी बनाया गया था। कब? 1603 में इनको नाइटहुड बनाया गया था। और लॉर्ड चांसलर कब बनाया गया था इनको? 1618 टू 1621, इतने साल तक 18 से लेकर के 21, मतलब कि 3 इयर्स के लिए इनको क्या बनाया गया था? लॉर्ड चांसलर। और इनको इम्प्रिजनमेंट भी हुआ था, मतलब इनको जेल भी जाना पड़ा था ब्राइवरी में। ये कहीं पे ब्राइवरी लेते हुए पकड़े गए थे, जिनके कारण इनको इम्प्रिजनमेंट, मतलब इनको जेल में भी रखा गया था। और ये लिखते कौन कौन से लैंग्वेज थे? लैटिन और इंग्लिश, ये 2 लैंग्वेज में लिखते थे, लैटिन और इंग्लिश में। गाइस फिर से रिवीजन एक बार कर लेते हैं, एक नज़र और डाल लेते हैं। तो ये देखिएगा गाइस, इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1561 में। इनका बर्थ प्लेस है स्ट्रैंड, लंदन, इंग्लैंड में। ये डाइड कब हुए थे? 9 अप्रैल 1626, 9 अप्रैल 1626। और इनको और एक नाम से जाना जाता है लॉर्ड वेरुलम, लॉर्ड वेरुलम। ये एक फिलोसोफर थे, स्टेटमैन थे, हाईगेट मिडलसेक्स में। और इनके फादर थे निकोलस बेकन, इनकी मदर थी लेडी एन बेकन। और इनका एजुकेशन कहाँ हुआ था? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। इनका नोटेबल वर्क कौन सा है? नोवम ऑर्गेनम। ये गाइज आगे आपको बताएंगे, ये जो वर्क है ये मोरे की यूटोपिया से इंस्पायर हुआ था। नोवम ऑर्गेनम जो कि इनका इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है, जो ये इनकम्प्लीट रह गया था। ये सडन डेथ हो जाने के कारण ये जो इनका वर्क है नोवम ऑर्गेनम, ये इनकम्प्लीट रह गया था, जिसको कि पॉस्थुमस इनके डेथ के बाद पब्लिश किया गया था। और इनको फादर ऑफ ये स्कूल किसको क्या बोला जाता है? इम्पेरिसिज्म के ये स्कूल हैं, ठीक है, स्कूल ऑफ इम्पेरिसिज्म है। ओके गाइस, ये नेक्स्ट है आपका, इसमें ही कॉल्ड हाई चांसलर, ही कॉल्ड लॉर्ड हाई चांसलर, मतलब ये चांसलर के पद पे रह चुके हैं, इस वजह से इनको हाई चांसलर भी रह चुके हैं, लॉर्ड हाई चांसलर। और फादर ऑफ इम्पेरिसिज्म आपको बता ही दिए, नॉलेज कैन गेन बाय एक्सपीरियंस, वह नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस से गेन किया जाता है, उसको बोलते हैं इम्पेरिसिज्म।
और 3 और राइटर हैं जो बिलोंग 2 और राइटर हैं जो कि एम्पिरिसिज्म से बिलोंग करते हैं। तो आपके पहले हो गए जो फादर भी हैं और बिलोंग भी करते हैं, फ्रांसिस बेकन, और दूसरे हो गए जॉन लार्के, तीसरे हो गए डेविड हम। बेकन इज़ मल्टी टैलेंटेड पर्सन। बेकन सर क्या है? मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, राइटर है, फिलोसोफर है, लॉयर है, स्टेटमैन है, साइंटिस्ट है, एसेइस्ट है। ये और इनकी क्वालिटीज़ इतनी सारी थी, इसलिए इनको मल्टी टैलेंटेड बोला गया था। इंस्पायर हुए हैं माइकल डे मोंटेगने से। और माइकल डे मोंटेगने कौन है? एक फिलोसोफर थे फ्रेंच के, और इनको फादर ऑफ एसेज बोला जाता है। और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज किसको बोला जाता है? बेकन सर को बोला जाता है। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज किसको बोला जाता है? प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज किसको बोला जाता है? चार्ल्स लैम्ब को बोला जाता है। और यंग लॉर्ड कीपर किसको बोला जाता है? फ्रांसिस बेकन सर को बोला जाता है। किसके द्वारा बोला गया था? एलिजाबेथ के द्वारा, क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा। ये नाइटहुड की पदवी इनको दी जा चुकी है 1603 में। और ये लॉर्ड चांसलर भी रह चुके हैं 1618 से 1621 तक। इम्पेरिसिज्म फॉर लिबर्टी, इम्प्रिजनमेंट फॉर लिबर्टी, इनको इम्प्रिजनमेंट भी हुआ था, मतलब इनको जेल में भी जाना पड़ा था ब्राइबरी के लिए। सॉरी गैस, ब्राइबरी, लिबर्टी नहीं, ब्राइबरी मतलब घूस लिए थे, जिस वजह से इनको जेल भी जाना पड़ा था। और इनकी लैंग्वेज थी लैटिन और इंग्लिश, इंग्लिश और लैटिन, 2 लैंग्वेजेस पे इनका वर्क कमांड था, या फिर 2 लैंग्वेजेस में इनका वर्क पब्लिश होता था। नेक्स्ट है इनका एडिशंस। इनके 3 एडिशंस आए थे। 3 एडिशंस में जो इनके एसेस थे वो पब्लिश किए गए थे। तो पहला जो इनका वो हुआ था, पहला जब इनका एसेस पब्लिश हुआ था जो कितने कलेक्शंस, 10 एसेस के कलेक्शन थे। पहली वाले जो इनका पब्लिश हुआ था एसे कलेक्शन, उसमें 10 एसेस थे, जिसमें कि सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क इनका कौन सा था? ऑफ स्टडी। कौन सा था इनका पहला और इम्पोर्टेंट? ऑफ स्टडी, फ्रेंड्स, ऑफ स्टडी। और दूसरा वाला पब्लिश हुआ था इनका 1612। पहला पब्लिश हुआ था इनका 1597, दूसरा पब्लिश हुआ था 1612 में, तीसरा पब्लिश हुआ था इनका 1625 में। कब हुआ था गैस? 1625 में। यानी पहला जब पब्लिश हुआ था 1597, 10 एसेस का कलेक्शन, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट और पहला वर्क था ऑफ स्टडी। इसके 15 साल बाद ये पब्लिश हुआ था सेकेंड वाला 1612 में। इसमें 38 एसेस का कलेक्शन था। और थर्ड इनका पब्लिश हुआ था 1625 में, जिसमें कि 58 एसेस थे। कितने थे गाइस? 58 एसेस थे, जिसमें ऑफ ट्रूथ जो था इनका मेजर वर्क था। पहले में ऑफ स्टडी मेजर वर्क था, थर्ड वाले में ऑफ ट्रूथ इनका मेजर वर्क था। ये पहले वाला 1597 में पब्लिश हुआ था, इसके 15 साल बाद 1512 में पब्लिश हुआ था दूसरा वाला कलेक्शन एसेस का। और थर्ड कलेक्शन जो इनका पब्लिश हुआ था आफ्टर 13 ईयर्स, 13 साल बाद तीसरा वाला कलेक्शन इनका पब्लिश हुआ था। और इनकी जो रचनाएं थी वो किस स्टाइल में थी? एफोरिस्टिक स्टाइल में। एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होता है? सूक्तिवाचक शैली, मतलब किसी भी पैराग्राफ को एक लाइन में, एक सेंटेंस में पिरो देना। और इनका क्या था? ये सूक्तिवाचक शैली था। जैसे एक पैराग्राफ को ये बहुत इफ़ेक्टिव बना करके एक लाइन में ही बातों को समेट के कह देते थे, जिसको क्या बोलते हैं? सूत्रवाचक शैली या सूक्तिवाचक शैली। और इनको जो हमारे जो राइटर हैं पोप, अलेक्जेंडर पोप, जिन्होंने लिखा था मॉक हीरोइक लिखे थे, इपिक एक है मॉक हीरोइक, वो अलेक्जेंडर पोप जिसके राइटर है, उन्होंने इनको क्या बोला था? द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। क्या बोले थे? वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। और नेक्स्ट है इनका, और इनका ये है कि ये अपनी लाइफ में टोटल कितना एसेज लिखे थे? 58 एसेज ये अपनी टोटल लाइफ में लिखे थे। और ये अपने आप को क्या बोलते थे? डिस्पर्स मेडिटेशन, डिफरेंट थॉट, जिसका मतलब है डिस्पर्स मतलब बिखरे हुए, मेडिटेशन इनके विचार, बिखरे हुए इनके विचार हैं, उन्होंने खुद अपने को बोला था।
फ्रांसिस बेकन सर ने। और इनके इम्पोर्टेंट एसेज कौन कौन से हैं? पहला है ऑफ स्टडी, दूसरा है ऑफ ट्रूथ, तीसरा है ऑफ रेफरेंस। ये दोनों तो गाइज आपका एलटी में प्रिस्क्राइब किया गया है, इनको स्पेशल रेफरेंस में रखा गया है, यानी यहाँ से आपको क्वेश्चन मेनली बनने वाला है। या तो यहाँ से क्वेश्चन बने या तो इनकी थोड़ी बहुत बायोग्राफी से बने क्वेश्चन, ऑफ स्टडी और ऑफ ट्रूथ से। और इनका एक वर्क आया था न्यू एटलांटिस। कौन सा आया था? न्यू एटलांटिस। देखिएगा इस न्यू एटलांटिस, और इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1624 में। सेकेंड टाइम में पब्लिश किए थे 1627। पहली बार जो पब्लिश किए थे ये लैटिन में किए थे, दूसरी बार में इंग्लिश में किए थे। और ये वर्क जो है इंस्पायर किससे हुआ था? मोरेज यूटोपिया से। मोरेज का जो यूटोपिया है उससे ये वर्क जो है इंस्पायर हुआ था। इससे इंस्पायर होकर के न्यू एटलांटिस जो वर्क है बेकन सर ने लिखा था, जो कि इनकम्प्लीट रह गया। सडन डेथ के कारण ये इनकम्प्लीट ही रह गया। और अब इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स देखते हैं फ्रेंड्स, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मेनली। इससे बाहर आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें आपका ये फ्रांसिस बेकन सर जिसमें भी दिए गए हैं उसमें इस जो क्वेश्चन हम जो करा रहे हैं 2 पार्ट में हो रहा है, तो इन क्वेश्चन से अदर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो फ्रांसिस बेकन वाज बर्न। बेकन का जन्म कब हुआ था? 1561 में। फ्रांसिस बेकन वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज बोला जाता है। और फ्रेंड्स हमको ये आप बताइएगा कि फादर ऑफ एसेज किसको बोला जाता है, कमेंट में आप दीजिएगा। और प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज किसको बोला जाता है? 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला आपको देना है कि फादर ऑफ एसेज कौन है, और दूसरा देना है कि प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कौन है। एक क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हम आपको पिछले स्लाइड में बता चुके हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, बेकन बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फ्रांसिस बेकन जो है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं 1584 में। यानी ये अपने जो 15 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, ये 1584 में रहे हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। विच वर्क ऑफ बेकन वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट। जो इनका कौन सा ऐसा वर्क है जो कि इनकम्प्लीट रह चुका है? तो वो है न्यू एटलांटिस, जो कि मोरिस के यूटोपिया से ही इंस्पायर हुआ था, जो इनकम्प्लीट रह चुका था। इनका सडन डेथ हो गया था, जिस कारण ये जो न्यू एटलांटिस है वो लैटिन में पब्लिश हुआ था 1624 में। ये जो वर्क है इनका न्यू एटलांटिस वो पब्लिश हुआ था लैटिन में, और जब इंग्लिश में पब्लिश करना था इनको तब तक इनकी डेथ हो चुकी थी, सडन डेथ हो गई थी। और ये वर्क जो है इनकम्प्लीट रह गई थी, लेकिन डेथ के कुछ देर बाद, कुछ समय बाद ये दोबारा से पब्लिश किया गया था पोस्थुमसली। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बेकन्स जनरल कंसेप्शन ऑफ एसेज वर बारोड फ्रॉम। मतलब जो इनका जनरल कंसेप्शन था, जो सामान्य जो इनका विचार था, वो किससे इंस्पायर हुआ था? अवधारणाएं, जो सामान्य अवधारणाएं थी वो किससे इंस्पायर हुई थी? जो एसेज की जो सामान्य अवधारणाएं थी वो किससे इंस्पायर हुई थी या किससे ली गई थी? वो ली गई थी आपके मोंटेग्ने से। मोंटेग्ने जो फादर ऑफ इंग्लिश एसेज है, सॉरी फ्रेंड्स, फादर ऑफ एसेज थे। फादर ऑफ इंग्लिश एसेज तो सर फ्रांसिस बेकन है। तो ये जो है फ्रेंच के एक फिलोसोफर थे, कौन? मोंटेग्ने, जिनसे कि बेकन सर जो है इंस्पायर होकर के अपना एसेज लिखे हैं। तो फादर ऑफ एसेज कौन हो गए? मोंटेग्ने। और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कौन हो गए? फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, बेकन कॉल्ड द फादर ऑफ। अब इनको एक और जगह पे इनको फादर की पदवी दी गई है। कहाँ पे दी गई है फ्रेंड्स?
तो इनको दी गई है एम्पेरिसिज्म में। एम्पेरिसिज्म क्या होता है? नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, वन नॉलेज जो कि एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो। जैसे अब आप स्टडी पढ़े होंगे, ऑफ स्टडी और ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, ये सारी सारी जो वर्क्स, जो इनके एसेज हैं, वर्क्स हैं, वो सारे के सारे एक्सपीरियंस बेस्ड हैं। मतलब वो इंसान जो नॉलेज है वो किससे गेन किया है? एक्सपीरियंस के द्वारा गेन किया है, उसको बोलते हैं एम्पेरिसिज्म। अब 7 नंबर का क्वेश्चन इनका है, विच वर्क ऑफ बेकन इज़ अनदर यूटोपिया। एक यूटोपिया का इसमें जिक्र हुआ है, मोरेस यूटोपिया, ठीक है, वो तो यूटोपिया है। और ये पूछा जा रहा है कि मोरे का अनदर यूटोपिया कौन सा है? तो अनदर यूटोपिया इनका न्यू एटलांटिस है, जो कि इनकम्प्लीट रह चुका है, जो कि 1627 में पब्लिश किया गया था। इनका सडन डेथ होने के कारण इस वर्क को इनकम्प्लीट वो छोड़ गए थे। और नेक्स्ट है इनका 18 नंबर का क्वेश्चन, बेकन्स एसेज इन फर्स्ट एडिशन आर इन नंबर। मतलब अभी इसमें पूछ रहा है कि जो बेकन सर हैं उनका जो फर्स्ट जो एसेज का कलेक्शन आया था वो उसमें कितने एसेज थे? तो उसमें गाइस थे 10 एसेज। कितने एसेज थे? 10 एसेज, जो कि पब्लिश हुआ था 1597 में, 10 एसेज। और इसका जो मेन जो वर्क था और सबसे पहला वर्क था वो था ऑफ स्टडी। क्या था फ्रेंड्स? ऑफ स्टडी। ध्यान रखिएगा, पहले कलेक्शन में ये पब्लिश हुआ था, पहले कलेक्शन में ये पब्लिश हुआ था। पहला जो कलेक्शन था इनका 1597 में पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर ऑफ स्टडी जो था पहला वर्क था और इम्पोर्टेंट वर्क भी था, जो 10 एसेज का कलेक्शन था, पहली बार पब्लिश हुआ था। दूसरा वाला जो पब्लिकेशन था वो 1612 में आया था, 38 एसेज का कलेक्शन था। और तीसरा वाला था 58 एसेज का कलेक्शन, 1625 में आया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हु कॉल्ड अ बेकिंस स्टाइल एंड इंडेक्स ऑफ इमरजेंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। अब इनको बोला गया, अब कौन बोला है फ्रांसिस बेकन सर को? एन इंडेक्स ऑफ इमरजेंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये बोले हैं एलसी नाइट। कौन बोले हैं? राइटर एलसी नाइट। इनको क्या बोले हैं? एन इंडेक्स ऑफ द इमरजेंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे हम। फ्रांसिस बेकन मोस्ट फेमस फॉर। अब ये पूछा जाता है कि फ्रांसिस बेकन, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं इसमें, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो फ्रांसिस बेकन सर हैं वो किसके लिए इम्पोर्टेंट थे, सबसे ज़्यादा फेमस थे वो थे लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड। इनको लॉर्ड चांसलर इंग्लैंड भी बोला जाता था क्योंकि ये वहाँ पे लॉर्ड चांसलर के पद पे रह चुके थे। अब ये क्वेश्चन ये बताइए कि जो न्यू एटलांटिस है वो किस पे मॉडल्ड है, मतलब ये किसके मॉडल पे लिखा गया है? तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स मोरेज यूटोपिया। मोरे जो हैं उनके यूटोपिया पे बेस्ड है, मोरे के यूटोपिया। और इनके वर्क न्यू एटलांटिस को अनदर यूटोपिया भी बोला जाता है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में हम। नेक्स्ट है इनका क्वेश्चन 12 नंबर का, बेकन्स द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग अपीयर्ड इन। इनका एक वर्क है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ये इनको बोला जाता है, ये साइंस में भी इनका योगदान रहा है। मतलब इनको एक राइटर भी माना जाता है, फिलोसोफर भी माना जाता है, और ये एक साइंस पे भी इनका वर्क रहा है, साइंटिस्ट भी इनको माना जाता है। तो इनका एक वर्क था उसी से जुड़ा हुआ, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, जो कि अपीयर हुआ था 1605 में। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग कब हुआ था? 1605 में, 1605 में हुआ था। हु कॉल्ड बेकन द फर्स्ट एसेइस्ट एज रिमेन फॉर सीर मास एंड वेट। अब ये बताइए, एक क्वेश्चन इनका ये पूछा गया है, ये तो प्रीवियस ईयर है, ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है कि इनको जो है फर्स्ट एसेइस्ट, हाँ, ही रिमेन फॉर सीर मास एंड वेट ऑफ जीनियस, इनको कौन ये बोला है? तो ये बोले हैं
ह्यू वाकर। क्या बोले हैं? फर्स्ट एसेइस्ट एज ही रिमेन फॉर द सीर मास वेट ऑफ जीनियस। इनको बोले हैं ह्यू वाकर बोले हैं। फ्रांसिस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, फ्रांसिस बेकन इज़ फेमस फॉर। अब ये पूछा गया है कि फ्रांसिस बेकन किसके लिए फेमस थे, ये किसके लिए फेमस रहे हैं। तो ये साइंटिफिक मेथड जो इनका एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग अभी आपको बताया था, क्वेश्चन आया था, वो इनका देखिए साइंटिफिक मेथड पे था। तो ये क्या थे, ये क्रिएट करते थे क्या, साइंटिफिक मेथड को ये क्रिएट करते थे। अब नेक्स्ट है इनका, अब इनको ये बताइए कि इसमें दिया गया है 15 नंबर का क्वेश्चन, ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, काउंसिल्स सिविल मोरल इज द गिवन इज द सबटाइटल गिवन टू, काउंसिल्स भी रह चुके हैं, सिविल भी हैं, मोरल इज द सबटाइटल गिवन टू बेकन्स एसेज। इनके एसेज को बोला गया था काउंसिल्स, सिविल एंड मोरल, इनके जो वर्क्स थे उनको बोला गया था, एसेज को बोला गया था सिविल, काउंसिल्स एंड मोरल्स इज द सबटाइटल गिवन टू बेकन्स एसेज। फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एसेज वर पब्लिश्ड इन, ये पब्लिश हुआ था इनका 1597 में। जो फर्स्ट एसेज का कलेक्शन जो पब्लिश हुआ था इनका 1597 में, 10 एसेज का कलेक्शन था, जिसमें पहला वर्क था इनका ऑफ स्टडी पहला वर्क था, जो कि सबसे मेजर उनका मेजर वर्क था और सबसे पहला वाला, मतलब फर्स्ट इनका वर्क था, उसमें एसेज था ये। किंग हेनरी 8 रीजन अपीयर्ड इन बेकन्स हिस्ट्री इन 1622। अब जो इनका ये है जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, किंग हेनरीज 8 रीजन अपीयर इन बेकन्स हिस्ट्री इन 1622। किंग हेनरी 8 का जो साम्राज्य था, रीजन था, काल रहा है, वो अपीयर होता है बेकन के हिस्ट्रीज में 1622 में। टाइम पीरियड ऑफ बेकन्स लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड। अब ये आपको हमने बताया था कि 3 साल के लिए लॉर्ड चांसलर, इनको मेनली लॉर्ड चांसलर से भी ये फेमस हैं। 1618 टू 1621 ये 3 साल तक लॉर्ड चांसलर के पद पे रह चुके हैं। बेकन्स एसेज वर, इनके जो एसेज थे वो कैसे थे, इम्पर्सनल थे। फॉर्मल एसेज ये लिखते थे, इम्पर्सनल एसेज लिखते थे और ऑब्जेक्टिव लिखते थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को आप रिमेंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, हु वाज नाइटेड आफ्टर द एसेसन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट इन 1603। जो किंग जेम्स हैं उनका टाइम पीरियड कब रहा है, कब से कब तक रहा है, 1603 से, मतलब एलिजाबेथ के एलिजाबेथ का जब राज्य समाप्त हुआ था, जब इनका शासन समाप्त हुआ था एलिजाबेथ का, उसके बाद किंग जेम्स फर्स्ट आए थे। 1603 से 1625 तक इनका समय रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि हु वाज नाइटेड, मतलब इनको नाइटेड की पदवी दी गई थी द एसेसन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। इनको किंग जेम्स फर्स्ट के एसेसन 1603 में बेकन को दिया गया था। द टाइटल सर फिक्स्ड व्हेन बेकन बिकम नाइटेड। अब ये बताइए, इनको सर का इनके नाम के आगे एक टाइटल दिया गया है सर का, तो वो जो नाम के आगे जो इनको दिया गया था वो कब दिया गया था, मतलब कि किस इंसिडेंट के बाद इनको इनके नाम के आगे सर का टाइटल रखा गया था। तो वो कब रखा गया था, जब ये नाइटेड हो गए थे, मतलब इनको नाइटेड बनाया गया था 1603 में। जब किंग जेम्स फर्स्ट का समय आया था, उस टाइम पे इनको नाइटेड का ओहदा मिला था, या नाइटेड से इनको सम्मानित किया गया था। उस टाइम पे इनके नाम के आगे टाइटल लगा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज़ नोन फॉर एफोरिस्टिक स्टाइल। एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होता है,
द ब्रीफ एंड विटी सेइंग, मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो कि बुद्धिमत्तापूर्ण भी हो और छोटा भी हो। तो ये फ्रांसिस बेकन की क्वालिटीज़ थी। जैसे आप पढ़े होंगे, जो एलटी का सिलेबस है इसमें, उसमें दिया था कि स्टडी को मतलब एक समझिए, इनके जो एक लाइन है उसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो वो एक पैराग्राफ में हो जाते हैं। अगर एक सामान्य इंसान अगर एक्सप्लेन करना चाहे उनकी एक लाइन को, तो वो कम से कम एक पेज में हो जाएगा, इतना इनका ब्रीफ और विटी सेइंग होता है। 22 क्वेश्चन है इनका, 22 नंबर का। व्हेन वाज बेकन वाज एट कैम्ब्रिज, जब बेकन सर जो हैं कैम्ब्रिज में थे, हु कॉल्ड हिम यंग लॉर्ड कीपर। आपको हम बताए थे उसमें बायोग्राफी में कि इनको जो है यंग लॉर्ड कीपर कौन बोला था, क्वीन एलिजाबेथ बोली थी। कब बोली थी? जब ये कैम्ब्रिज में थे, तब इनको क्वीन एलिजाबेथ ने क्या बोला था, यंग लॉर्ड कीपर करके इनको बुलाया था। फ्रांस 23 नंबर का क्वेश्चन है इसमें, उसमें क्या है, बेकन काउंटेड अ यंग विडो। अब ये इनके बायोग्राफी से क्वेश्चन है कि जो बेकन सर है ये काउंटेड किए थे यंग विडो। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यंग विडो। अब इसमें पूछा जा रहा है कि एक यंग लेडी थी, यंग विडो थी, मतलब विडो हो चुके थे, उनको इन्होंने काउंट किया था, जिनका नाम था एलिजाबेथ हैटन। इनसे इनका अफेयर भी रह चुका है एलिजाबेथ हैटन से। नेक्स्ट है इनका, हु रिफर्स टू बेकन एज द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। बोला गया है इनको, द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। कौन बोला है? ये बोले हैं एलेक्जेंडर पोप, जो कि राइटर रह चुके हैं एसे ऑन मैन। ये तो इनका क्रिटिकल वर्क है, और इनका एक वर्क है, सब ने पढ़ा होगा अपने एकेडमिक में, द रेप ऑफ लॉक, जो एक मॉक हीरोइक इपिक है, उनके राइटर रह चुके हैं। वो क्या बोले हैं इनको, द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। कौन है ये? एलेक्जेंडर पोप बोले हैं। ऑफ स्टडी सर्व फॉर डिलाइट। अब ये इनका 25 नंबर का क्वेश्चन है, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। अब इसमें बोला है कि जो हमारी स्टडी है वो सर्व फॉर डिलाइट के लिए है, मतलब हमको खुश करने के लिए है, फॉर ऑर्नामेंट मतलब दिखावे के लिए, और अब खुद ऑर्नामेंट मतलब दो तरह से होता है, एक दिखावा भी हो जाता है और उसकी सुंदरता भी हो जाती है, मतलब इंसान की सुंदरता भी होती है और दिखावा भी हो जाती है। क्या होती है? स्टडी होती है हमारी डिलाइट के लिए होती, ऑर्नामेंट के लिए होती, और एबिलिटी मतलब योग्यता के लिए। मानते हैं दो चीज़ें इनकी इम्पोर्टेंट है कि वो डिलाइट मतलब हमको खुशी भी देती हैं, खुश रखने के लिए भी होती हैं, और एबिलिटी हमारे अंदर योग्यता लाने के लिए भी होती है। ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये ऑफ स्टडी से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं फ्रेंड्स? ऑफ स्टडी से ली गई हैं। अकॉर्डिंग टू बेकन, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी। अब इसमें बोल रहे हैं बेकन सर कि टू मच टाइम टू स्पेंड इन स्टडी, मतलब बहुत ज़्यादा समय जो है पढ़ाई में लगाना या वेस्ट करना क्या बना देता है हमको? स्लाथ मतलब होता है आलसी। एक स्लाथ आपको याद होगा कि एक स्लाथ होता है जो कि पेड़ पे उल्टा लटकता है और बहुत आलसी होता है। वो पूरे लाइफ में जो है 8 पेड़ों पे बस लटकता है, और वो बहुत समझिए कि बहुत कम चलता है। पूरे हफ्ते में एक बार उतरता होगा पेड़ पर से। 10 दिन में, एक हफ्ते में ये पेड़ों पर से उतरता है और बहुत स्लो चलता है। तो उसी का यहाँ पे जिक्र किए, अकॉर्डिंग टू बेकन टू स्पेंड टू मच टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई में समय बिताना हमको क्या बना देता है? स्लॉथ बना देता है। क्या बना देता है? स्लॉथ बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का, व्हाट डू पोएट मेक मैन। अब इसमें बोल रहा है, इस क्वेश्चन में दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें।
तो इसमें ये आप देख लीजिए, व्हाट डू पोएट मेक मैन, मतलब जो आदमी को क्या बनाता है पोएट, इमेजिनेटिव। मतलब एक इंसान जो है, जो पोएट है, उसको मतलब पोएटिकल वर्क करता है, वो क्या बन जाता है, इमेजिनेटिव होता है, मतलब कल्पनाशील हो जाता है। और इसमें एक और क्वेश्चन आता है इसी से जुड़ा हुआ, बट उसका ऑप्शंस अलग होता है, तो इस वजह से उसका आंसर भी अलग होगा, उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। 28 नंबर का क्वेश्चन इसमें क्या है, दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। इसमें ये क्वेश्चन है कि दे परफेक्ट नेचर एंड दे परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस दे स्टैंड फॉर। अब इसमें बोल रहा है कि जो वे हैं उनका जो परफेक्ट नेचर है और वो जो परफेक्ट होते हैं एक्सपीरियंस से, मतलब इसमें यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हमारी स्टडी है वो उनका परफेक्ट नेचर होता है, जो हमारी स्टडी है उनका परफेक्ट नेचर होता है, और वो स्टडी जो हमारी परफेक्ट किससे होती है, एक्सपीरियंस से होती है। तो यहाँ पे दे जो है ये किसको यहाँ पे इंडिकेट करना चाहते हैं, स्टडी को। आप स्टडी आप पढ़ेंगे तो उसमें ये कोटेशन आता है, दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, यानी स्टडी का जो नेचर होता है वो परफेक्ट नेचर होता है, और वो परफेक्ट किससे होते हैं, वो एक्सपीरियंस से होते हैं। केवल स्टडी करके आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, बल्कि आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे तब आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें एक नोट है, आप देख लीजिए, बेकन सोज द एम्पेरिसिज्म। बेकन जो है एम्पेरिसिज्म, इनका जो वर्क, जितना भी वर्क है मोस्टली वर्क में इनका क्या देखने को मिलता है, एम्पेरिसिज्म, नॉलेज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, उसको बोलते हैं एम्पेरिसिज्म। अब 29 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन है, नेचुरल एबिलिटीज़ आर लाइक द नेचुरल प्लांट्स। जो हमारी जो नेचुरल एबिलिटीज़ होती है ना, जो हम मतलब नेचुरल, जिसमें दिखावा नहीं होता है, क्राफ्टीनेस नहीं होता है, जो नेचुरल हमारी एबिलिटी होती है वो कैसी होती है, नेचुरल प्लांट की तरह होती है, यानी उसमें किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं होता है, जिसमें भी किसी भी प्रकार का अननेचुरल चीज़ें नहीं होती हैं। वो नेचुरल हमारी एबिलिटीज़ कैसी होती हैं, नेचुरल प्लांट्स की तरह होती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका 30 नंबर का, रीडिंग मेकeth अ फूल मैन। जो रीडिंग है हमारी, जो हम जो पढ़ते हैं वो हमको क्या बनाता है, फूल मैन, मतलब पूर्ण आदमी बनाता है। जब हम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो उससे हम क्या बन जाते हैं, एक फूल मैन बन जाते हैं, मतलब परफेक्ट मैन बन जाते हैं। और कॉन्फ्रेंस 31 क्वेश्चन का ये है, आपका है क्वेश्चन 31 नंबर का, कॉन्फ्रेंस मेक अ रेडी मैन। कॉन्फ्रेंस क्या होता है, मतलब जैसे हम कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस आपने सुना होगा, किसी भी चीज़ का कॉन्फ्रेंस होता है, तो उस अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसमें क्या हम बन जाते हैं, रेडी बन जाते हैं। जैसे आप स्कूल लेवल पे हो, या फिर स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, या कोई ग्रुप आपका लेवल हो, या इंस्टीट्यूट में हो, तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस करेंगे, बातें करेंगे, तो उसमें आप क्या बन जाएंगे, रेडी बन जाएंगे। आपको जब भी कभी भी आपको किसी बात पे अगर बोलना होता है, तो आप अगर कॉन्फ्रेंस ज़्यादा ज़्यादा किए रहेंगे तो आप एक रेडी बन जाएंगे, तत्पर बन जाएंगे, जब चाहेंगे तब चीज़ों को तुरंत बोल देंगे, तैयार रहेंगे बोलने के लिए। अब इसमें थर्ड वाला है, राइटिंग मेक अ एग्जैक्ट मैन। तो इसमें सबसे परफेक्ट जो मानते हैं ये राइटिंग को मानते हैं। जो राइटिंग होता है वो हमको एग्जैक्ट मैन बनाता है, यानी राइटिंग करते वक्त हम अपने हाव भाव को भी अच्छे से एक्सप्रेस भी कर देते हैं लिख करके, और जो स्पेलिंग्स वगैरह, जो राइटिंग्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें भी हमारी परफेक्ट हो जाती हैं, किसमें, एग्जैक्ट में। और लिखने से चीज़ें अच्छे से रिमेंबर भी रहती हैं। तो इस वजह से ये राइटिंग को क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट मैन बोलते हैं, एग्जैक्ट मैन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम, वेयर बेकन अल्यूड्स टू जस्टिन पायलट। जस्टिन पायलट का भी इसमें जिक्र आया है। तो ये स्टार्टिंग में ही है, जब आप ट्रुथ पढ़ेंगे, ऐसे को पढ़ेंगे इनके ऑफ ट्रुथ को, जो कि इनका 3rd एडिशन में पब्लिश हुआ था। 3rd एडिशन 1625 में इनका एसेज जो है जस्ट ऑफ ट्रूथ पब्लिश हुआ था।
तो ये इसमें क्या करते हैं, ये इसमें जस्टिन पायलट का जिक्र होता है। जस्टिन पायलट जो है उनका जिक्र आपको मिलेगा ऑफ ट्रूथ में। आप ये पढ़िएगा तो याद रखिएगा कि जस्टिन पायलट उस ऑफ ट्रूथ में दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। अ मिक्सचर ऑफ लाई दट ईवर एड प्लेजर, जो हमारा जो लाई है, जो हम अ मिक्सचर ऑफ लाई, जो हमारा जो मिक्स झूठ जो बोलना होता है, जो सच के साथ हम झूठ को ऐड करते हैं, वो क्या बनाता है, प्लेज़र, वो प्लेज़र देता है। मतलब हमको एक हमको ये सच के साथ साथ झूठ मिलाने से क्या होता है, प्लेज़र मिलता है। अ मिक्सचर ऑफ अ लाई दैट ईवर एट द प्लेजर, ये किस में बोला गया है, ऑफ ट्रूथ में। देखिए यहाँ पे लाई की बात बोली गई है, इसका मतलब ये ट्रूथ के बारे में है, मतलब ये ट्रूथ ऐसे से लिया गया है। कुछ चीज़ें फ्रेंड्स आप गेस करके भी एग्ज़ाम में कर सकते हैं क्वेश्चंस को। टू मेक अ जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, टू मेक अ जजमेंट, एक निर्णय लेना, जजमेंट करना, होली बाय देयर रूल्स इज़ ह्यूमर ऑफ अ स्कॉलर। ह्यूमर मतलब क्या है, एक समझिए व्यंग है। ह्यूमर मतलब हास्यप्रद हो गया, मतलब कि किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को हम जज करें, और किससे जज करें, केवल होली बाय देयर रूल्स, केवल रूल्स के अकॉर्डिंग जज करें। वो क्या होता है, एक हास्यप्रद होता है स्कॉलर का। जैसे हम रोड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, और किसी का दूसरे रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, तो क्या हम क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं। अब वहाँ पे नियम लगाने लगे, एक स्कॉलर है वो लगाने लगे, नहीं भाई रूल्स है, मतलब रूल्स है कि हमको अगर दूसरे इस रोड से चल रहे हैं तो हमको इस रोड पे नहीं जाना है डाक के, जब इमरजेंसी हो तब तो हमको जाना ही पड़ेगा, ना कि हम घूम के आएँ तो ऐसे आदमी को बचाएं। तो ये नहीं है, आप ऐसे भी जा सकते हैं। इस जगह पर आप अगर अपना ये जो स्कॉलर, अपना स्कॉलरिस्टिक अपना स्किल दिखाने लगेंगे तो इंसान तो है मर जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, बोले हैं टू मेक अ जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ ह्यूमर ऑफ स्कॉलर। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हम 35 पे ही क्वेश्चन पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका 36 से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट लेक्चर आपका 36 से स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर को ज़्यादा से अगर एक बार में समझ नहीं आया तो आप दूसरी बार में पढ़ेंगे, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ कि आप ऑफ स्टडी और ऑफ ट्रूथ दोनों जो कि एलटी में प्रिस्क्राइब किया गया है, आप उसको पहले जो ऐसे है काफ़ी सिंपल है, नेक्स्ट आगे हम उसको डिस्कस कर देंगे, उसको एक्सप्लेन कर देंगे। बट अभी के लिए आप अगर पढ़े हैं तो इसको देख लीजिए, अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार उसको आप देख लीजिएगा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अदरवाइज़ इसमें हम डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं क्वेश्चंस को, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।